Haji students, in international economics, today our topic is from unit 2. The new topic is international liquidity, अंतर्राष्ट्रीय तरलता. Because you have already learned about International Monetary Fund and World Bank, so during those lectures you must have understood regarding liquidity, international liquidity, and how IMF and World Bank they help to solve the problem of international liquidity. But now here in this topic we will be discussing the problem of international liquidity, the concept, the problem, its nature, and the distribution of international liquidity, along with causes of the shortage of international liquidity in very detail. So let us first understand the concept of international liquidity. पिछले चैप्टर्स में वर्ल्ड बैंक और IMF में स्टूडेंट्स हमने थोड़ा सा कंसेप्ट इंटरनेशनल लिक्विडिटी के बारे में समझा, लेकिन इस टॉपिक में हम डिटेल में जो अंतर्राष्ट्रीय तरलता है उसकी क्या मीनिंग है, उसका नेचर, प्रकृति क्या है, क्या कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है IMF और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मार्केट्स में, और जो शॉर्टेज हो जाती है इंटरनेशनल लिक्विडिटी की उसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, उस पर आज हम डिस्कशन करते हैं. सो द टर्म इंटरनेशनल लिक्विडिटी मीन्स all the financial resources and facilities that are available to the monetary authorities of individual countries for financing the deficits in their international balance of payments when all other resources of the supply of foreign funds prove insufficient to ensure a balance in international payments. ठीक है. अंतर्राष्ट्रीय तरलता का मतलब क्या है? ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़, जितने भी वित्तीय साधन और सुविधाएं हैं जो हर देश के जो मौद्रिक अधिकारी हैं उनके पास अवेलेबल हैं. किस लिए अवेलेबल होनी चाहिए ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज? ताकि इंटरनेशनल पेमेंट्स, जो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को क्लियर करना है, जो उसमें पेमेंट्स क्लियर करनी है, उन पेमेंट्स को हम कर सकें. ठीक है. लेकिन कभी कभी इंटरनेशनल पेमेंट्स में जो हमारे इंटरनल सोर्सेज ऑफ फॉरेन फंड्स हैं, यानी कि जो स्टॉक ऑफ फॉरेन फंड्स है, वो इनसफिशिएंट हो जाता है. पी.आर. ब्रह्मानंद, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं पी.आर. ब्रह्मानंद. ही इन हिज वर्ड्स, द टर्म इंटरनेशनल लिक्विडिटी refers to the supply of certain categories of financial assets or claims which are created by all the different countries and international financial organizations in the international community as receptacles of calculable ready purchasing power over all the domestic currencies in vogue. मीन्स पी.आर. ब्रह्मानंद क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स या क्लेम्स, जो हमारे वित्तीय अधिकार या वित्तीय परिसंपत्ति है उसकी पूर्ति है. ठीक है. डिफरेंट कंट्रीज़ में, और जितने भी कंट्रीज़ के पास या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO और कितने सारे IFC, IDA, ADB, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके और कंट्रीज़ के पास जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स या क्लेम्स हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, ठीक है, जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी परचेजिंग पावर को शो करता है, तो वो आपकी इंटरनेशनल लिक्विडिटी है. इन सरल सी भाषा में अंतर्राष्ट्रीय तरलता का अर्थ है कि जो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज है, जिसमें हमने अपने इंपोर्ट की पेमेंट करनी है, लोन्स की रीपेमेंट करनी है, वो कितनी है. जैसे इंडिया के एग्जांपल से इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब क्या होगा कि इंडिया को अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए मान लीजिए $US में ही पेमेंट्स करनी है या लोन्स की रीपेमेंट $US में करनी है, तो इंडिया के लिए इंटरनेशनल लिक्विडिटी मीन्स उसे सफिशेंट सप्लाई ऑफ $US मिलती रहेगी. तो इसका मतलब कि इंडिया के लिए इंटरनेशनल लिक्विडिटी बनी रहेगी. ठीक है. लेकिन क्योंकि $US जो है वो US सप्लाई करता है, US की करेंसी है, या IMF और वर्ल्ड बैंक उसको उसके बफर स्टॉक्स बना के उसको सप्लाई कर सकते हैं, तो शॉर्टेज किसी भी टाइम क्रिएट हो सकती है. शॉर्टेजेस अराइज होती रही हैं ओवर द ईयर्स, इसीलिए इट इज़ रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि
ओवर द ईयर्स कुछ ही करेंसीज हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं, इसलिए उनकी शॉर्टेज जो है वो मार्केट में क्रिएट हो जाती है। इसलिए इंटरनेशनल लिक्विडिटी के कंसेप्ट को समझना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, कैसे सप्लाई डिमांड का बैलेंस बनाए रखा जाए, क्या रीज़न्स हैं और क्या उसके सॉल्यूशंस हैं, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। जो आपकी जैसे इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे, इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक लिक्विडिटी। डोमेस्टिक लिक्विडिटी में तो आपकी अपनी मनी सप्लाई हो गई, जैसे कि इंडिया की डोमेस्टिक लिक्विडिटी क्या है, आपका रुपीज़, तो रुपीज़ की मनी सप्लाई, आपकी अपनी डोमेस्टिक करेंसी की मनी सप्लाई, जिसमें करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आ गए, इसके साथ साथ जो ट्रेजरी में ट्रेजरी बिल्स हैं, टाइम डिपॉजिट्स आपके बैंक्स के पास हो गए, कमर्शियल बैंक्स के पास जो टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स हैं, पोस्टल सेविंग्स हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉजिट्स हो गए, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है वो डिफरेंट करेंसीज की, डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी की सप्लाई या उसके स्टॉक को कहा गया है, जिसका जो सप्लाई है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होगी। इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं सेंट्रल बैंक के पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमें क्यों रखने पड़ते हैं सेंट्रल बैंक के पास, क्योंकि हमें हमेशा ही रेगुलर पेमेंट्स करनी है, अपने इंपोर्ट की या लोन्स की रिपेमेंट करनी है या कुछ और ट्रांजेक्शंस करनी है इंटरनेशनल करेंसी में। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी जो है, दिस डज नॉट इंक्लूड a great deal of financing of international trade, that is the vast complex of private foreign exchange holdings and bank and trade credits। मीन्स जो आपकी जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड में पैसा चाहिए उसकी पेमेंट करने के लिए, रिसीट के लिए, तो उसमें जो आपकी प्राइवेट होल्डिंग्स हैं, इनके किसी व्यक्ति के पास, किसी बिजनेसमैन के पास जो भी स्टॉक है फॉरेन एक्सचेंज का, वो इसका पार्ट नहीं है। जो पब्लिकली अवेलेबल है, जो मार्केट में अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट के पास है, जो इंटरनेशनल मार्केट में है, ठीक है। तो इसका मतलब इन जो भी फंड सप्लाई किए जाते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी की फॉर्म में, वो आपका रिजर्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है, IFC है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, IDA, ठीक है। उनके द्वारा जो सप्लाई की जा रही है वो इंटरनेशनल लिक्विडिटी को क्रिएट करता है, ठीक है। और इस तरीके से ये तो हो गई सप्लाई। तो सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी मीन्स फ्रॉम वेयर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द सप्लाई ओरिजिनेट्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की सप्लाई का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, सोर्सेज हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि किसी भी करेंसी की सप्लाई कहाँ से है, जिस कंट्री की वो करेंसी है, जैसे US डॉलर, तो डॉलर का सप्लायर कौन है, बेसिकली उसका प्रिंट कौन कर रहा है, ऑरिजिन क्रिएट कौन कर रहा है, US अमेरिका, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास डॉलर्स का स्टॉक हो सकता है, और IMF, वर्ल्ड बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक हो सकता है। जैसे इंडिया में RBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें कैसे मिलता है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी जो सप्लाई है वो क्रिएट कैसे होती है, जैसे हमने जो एक्सपोर्ट किया है उस एक्सपोर्ट की जो अर्निंग्स हैं। सो सप्लाई कम्स फ्रॉम नंबर 1 द रिसीट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो निर्यात किए गए हैं उनके बदले में जो हमें पैसा मिला है, जो हमें करेंसी मिली, तो फॉरेन करेंसी की टर्म्स में मिला है। फिर जो कैपिटल इनफ्लोज हैं, जैसे आपने लोन लिया तो US डॉलर आ गए, या फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आई आपकी कंट्री में तो आपकी फॉरेन करेंसी आ गई। देन यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जो आपके एक पक्षीय भुगतान है, फॉरेन से आपको कुछ, आपके जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है फॉर एग्जांपल, वो आपको पैसा भेज रहे हैं इसकी फॉर्म में, या आपको कहीं से ग्रांट्स मिल रही हैं, तो आपको जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी है, ठीक है, आपके लिए तो वो सप्लाई हो गया। और डिमांड फॉर इंटरनेशनल करेंसी कौन करता है, ऑल द कंट्रीज़, जो इम्पोर्टर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो डिमांड क्रिएट करती हैं। डिमांड क्यों क्रिएट होती है फॉरेन करेंसी की या इंटरनेशनल लिक्विडिटी की, बिकॉज वी हैव टू मेक आवर पेमेंट्स फॉर इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेड गुड्स की डिमांड होगी उतनी ही इंटरनेशनल लिक्विडिटी की डिमांड बढ़ेगी। जितने कैपिटल आउटफ्लोज हैं
आपने कहीं ग्रांट्स भेजनी है, आपने कहीं लोन दिया है या रीपेमेंट ऑफ लोन किया है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स जो आपने आपके यहाँ से लोग हैं जो दूसरे देशों में पैसा भेज रहे हैं, तो इस तरीके से वो भेजने के लिए पैसा डिमांड जो है वो जनरेट होती है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी के या फॉरेन करेंसी के जो डिमांड और सप्लाई के सोर्सेज कहाँ से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो जब डिमांड सप्लाई बराबर होगा, बेसिक सा प्रिंसिपल है, तो बैलेंस्ड रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। व्हेनेवर द डिमांड फॉर इंटरनेशनल करेंसी इज और इंटरनेशनल लिक्विडिटी एक्सीड्स द सप्लाई, तो शॉर्टेजेस क्रिएट होंगी। ठीक है, और इफ़ एक्सेस ऑफ सप्लाई है ओवर डिमांड, तो आपका लिक्विडिटी रिजर्व्स बनने शुरू हो जाएंगे, आपके पास सरप्लसेस क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हर करेंसी के लिए नहीं होगा। ठीक है, डिमांड सप्लाई का जो ये मैकेनिज़्म है, किसका वैल्यू बढ़ती है, डॉलर का बढ़ता है, रुपए का बढ़ता है, वो डिपेंड करता है कि किसकी डिमांड बढ़ रही है, किसकी सप्लाई कम हो रही है या शॉर्टेजेस क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में समझते हैं दैट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल एंड अनकंडीशनल लिक्विडिटी। ये आप हेडिंग्स बनाते चले जाएंगे, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल लिक्विडिटी। द अनकंडीशनल लिक्विडिटी